आज हम लोग प्रूफ करेंगे प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.4 में बताया गया है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाता है कि हाँ, ये दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि दो त्रिभुज हैं और एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हैं, ठीक है, तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, अर्थात जो रेशियो यहाँ पर AB और PQ का है वही BC और QR का है तथा वही AC और PR का है। तो लिख देंगे इसको कि AB बटे PQ बराबर है किसके, AC बटे PR के, बराबर BC बटे QR। ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ये बराबर होगा कोण P के, कोण A बराबर कोण P, ये सिद्ध करना है, तथा कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के, कोण C बराबर होगा कोण R के। ये हमको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, तो लिखेंगे रचना क्या करेंगे, रचना ये करेंगे कि यहाँ पर PQ पर तथा PR पर हम ऐसे बिंदु लेंगे, PQ पर कोई एक ऐसा बिंदु ले लेंगे जिसकी लंबाई AB के बराबर होगी, ठीक, और इसी प्रकार से PR पर एक ऐसा बिंदु ले लेंगे हम जिसकी लंबाई जो है वो AC के बराबर होगी। तो देखिए AB के बराबर लंबाई मैंने ले लिया। सपोज दैट देखिए यहाँ से अगर इसकी स्क्रीन में देखो तो यहाँ पर पड़ रहा है। चलिए ये बिंदु मैंने ले लिया कि मैंने मान लिया कि हाँ जितनी लंबाई AB की है उतनी लंबाई P, और यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने E। एक बिंदु यहाँ ले लिया और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया F, और ये बिंदु मैंने उतनी ही दूरी पर लिया P से जितनी दूरी पर A से C है। इसी को हम रचना में लिख देंगे। इसको यहाँ पर मिला दिया इस तरह से। तो इसको लिखेंगे रचना में कि त्रिभुज PQR में PQ एवं PR पर क्रमशः बिंदु E एवं F इस प्रकार लिया ताकि
PE बराबर हो किसके, AB के, PE बराबर रहे AB के, एवं PF बराबर रहे AC के, PF बराबर रहे AC के। इस प्रकार से हमने दो बिंदु ले लिया, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये रेखा जो है, ये EF जो है, ये QR के समांतर है या नहीं है। ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसको आगे हम चेक करेंगे। यदि होगी तो पता चल ही जाएगा। अभी हमको ये भी नहीं पता है कि हमने रचना की, रचना में क्या हमने देखा, और इस प्रकार से मतलब रचना किया कि PE जो है वो AB के बराबर रहे तथा PF जो है ये AC के बराबर रहे। लेकिन अभी BC की जो लंबाई है वो EF के बराबर है या नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो इसको प्रूव करेंगे, जब बीच में मिलेगा तो फिर उसके आधार पर अगर किसी तरह से हम ये सिद्ध कर दें, हमें इसमें तो पता ही है कि AB जो है ये PE के बराबर है, AC जो है PF के बराबर है, हमने रचना इस प्रकार से की है। अब अगर इसमें किसी प्रकार से मैं BC को EF के बराबर सिद्ध कर दूं तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज PEF ये सर्वांगसम हो जाएं, और जैसे ये सर्वांगसम हो जाएंगे बस हमारा काम आसान हो जाएगा। हम आसानी से सिद्ध कर ले जाएंगे कि हाँ A बराबर होगा P के और B बराबर Q के तथा C बराबर होगा R के। तो हमारा जो मेन एम है वो सबसे पहले ये है कि हाँ इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सिद्ध, और फिर जो डाटा इसमें दिया गया है उसी का यूज करेंगे, या जो हमने रचना किया है। तो क्या दिया गया है इधर, ये हमें क्वेश्चन में दिया ही गया था, तो इसको यहाँ से उठाते हैं। AB बटे PQ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एवं PQR में, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में किसका रेशियो दिया गया है बराबर, तो AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, AC बटे PR बराबर BC बटे QR। इसका रीजन दिया है, पहले से ही दिया है, रीजन जरूर लिखते रहेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये पहले से दिया गया था, और अभी हमने जो रचना की है वो इस प्रकार से की है कि AB बराबर रहे किसके, PE के, तथा AC बराबर रहे PF के। तो जहाँ जहाँ पर इसमें AB लिखा है वहाँ वहाँ पर हम PE लिख सकते हैं, तथा ये PR है, सॉरी ये यहाँ पर PC नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए AC बटे PR था, AC बटे PR। तो जहाँ जहाँ पर AB लिखा है वहाँ वहाँ पर हम इसमें PE लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। जहाँ जहाँ पर AC लिखा है वहाँ वहाँ पर हम PF लिख सकते हैं क्योंकि ये देखिए इसके बराबर है बिल्कुल। तो इसमें देखो AB जहाँ लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं PE, हमने लिख दिया AB के स्थान पर PE बटे में PQ लिखा था वो हमने लिख दिया वैसे ही, बराबर AC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं PF, तो यहाँ पर हमने लिख दिया PF बटे PR, पहले से लिखा था हमने लिख दिया, तथा बराबर BC बटे QR। ये इसका रीजन क्या देंगे, रचना से, रचना के अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरह से लिखा है, तो रीजन देंगे रचना से। अब जब ये तीनों बराबर हैं यानी कि PE बटे PQ, PE बटे PQ
बराबर है किसके, पी एफ बटे पी आर के, तथा बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। ये दोनों किसके बराबर हैं, बी सी बटे क्यू आर के। तो इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि इन दोनों को हम उठा लें यहाँ से, तो हम इनका यूज करते हुए इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर पीई बटे पी क्यू, पीई बटे पी क्यू बराबर है पी एफ बटे पी आर के, पी एफ बटे पी आर के। अब इसको ध्यान से देखिए, पीई बटे पी क्यू यानी पीई बटे पी क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटे पी आर के। हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक के बटे में यहाँ से यहाँ तक यानी पीई बटे ई क्यू का रेशियो यदि पी एफ बटे एफ आर के बराबर है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। अब इसको चाहे ऊपर से आप लिखें चाहे नीचे से लिख दें कि क्यू ई बटे ई पी बराबर होना चाहिए आर एफ बटे एफ पी के, तो बीपीटी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पीई बटे पी क्यू, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके यदि हम इसमें एक घटा दे दोनों पक्षों में, तो हमें ये उस रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर जोड़ना है कहाँ पर घटाना है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, पिछली प्रमेय में हम लोगों ने जोड़ा था, तो ये आपको स्वयं चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या फिट बैठ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है कि घटाने पर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे अभी एक, तो क्या हो जाएगा कि हाँ इसमें से पी क्यू में से पी निकल जाएगा, बस ये बच जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक, चाहे आप सामने रीजन दे दीजिए चाहे पहले यहाँ पर रीजन दे दीजिए कि हाँ पी क्यू बटे पी ई, हमने ऊपर का नीचे कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, पी क्यू बटे पी ई, और फिर इसमें से एक घटा दिया इस पक्ष में, और बराबर इधर देखो पी आर बटे में पी एफ, और इसमें से भी एक हमने घटा दिया, रीजन दे दिया इधर, दोनों पक्षों में रेसिप्रोकल करके एक घटाने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी ई गुणे एक, तो पी ई बटे में कुल के पी ई। ध्यान दीजिए यहाँ पर बटे में क्या छिपा हुआ है, एक का गुणा करेंगे पी क्यू से तो पी क्यू, माइनस का चिन्ह लगाया माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर पी का गुणा करें एक से तो पी हो जाएगा, और बटे में पी गुणे एक, जो यहाँ पर बटे में छिपा हुआ है ना एक, इससे गुणा करेंगे तो पी आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इधर पी आर माइनस पी एफ गुणे एक, तो हो जाएगा पी एफ बटे में पी एफ। ठीक, अब ध्यान से देखिए, पी क्यू यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसमें से यदि पी ई यहां से यहां तक की लंबाई को घटा दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, ई क्यू मिल जाएगा ना। जब इस पूरी लंबाई में से पी क्यू की लंबाई में से पी निकाल दिया जाएगा, इतना मिटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ई क्यू ही तो बचेगा। तो यहां पर लिख देंगे इतने के स्थान पर ई क्यू बटे में पी ई बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पी, इसी प्रकार से पी आर में से जब पी एफ घटा दिया जाएगा तो बचेगा एफ आर, एफ से आर की जो दूरी है वही तो बचेगी, तो एफ आर बटे में पी एफ, ये बचा।
ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन सा? एक तो बन रहा है PEF और दूसरा बन रहा है PQR। तो हमें क्या मिला कि EQ बटे PE, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर इस रेखा को आप देखिए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? EQ बटे PE, यानी EQ बटे PE बराबर है किसके? FR बटे में PF के। तो आप चाहे आप इस तरह से नीचे से देख लीजिए, चाहे ऊपर से देख लीजिए, BPT लगा सकते हैं। आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये ऊपर से हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी आप BPT लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब BPT के विलोम में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर होता है तो तीसरी भुजा जो होती है, जो मतलब खींची गई भुजा होती है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही तो हमें देखने को मिल रहा है ना कि इसका और इसका, मतलब इसका इससे जो रेशियो है वही इसका इससे है, सेम रेशियो है ना। जितना QE बटे PE है, जितना मान आएगा देखो बराबर, उतना ही FR बटे PF है। तो क्या है? BPT का विलोम यहाँ पर लग जाएगा। तो लिखेंगे कि BPT के विलोम से, BPT के विलोम से क्या हो जाएगा कि EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। ठीक, अब जब ये हमने सिद्ध कर दिया कि EF समांतर है QR के, यानी ये जो भुजा है ये इसके समांतर है, तो अगर ये इसके समांतर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर होगा, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि कोण E बराबर कोण Q। तो कोण E बराबर होगा कोण Q के, तथा कोण F बराबर होगा कोण R के, कोण F बराबर होगा कोण R के। ठीक, रीजन इसका दे देंगे। क्या रीजन है? क्योंकि ये संगत कोण हैं। जब भी कोई तिर्यक रेखा किसी समांतर रेखा को काटती हुई गुजरती है तो संगत कोण बनते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों रेखाओं को, यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं ना, इनको लंबा कर दिया जाए तो क्या है? ये तिर्यक रेखा ही तो इसको काट रही है। जब ये इसके समांतर है तो ये क्या है? यहाँ पर संगत कोण बनेगा, इसका संगत कोण यहाँ, इसका यहाँ बनेगा, और ये बराबर होंगे। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है। रीजन दे देंगे संगत कोण हैं इसलिए ये बराबर हैं। इसका भी रीजन यही है, संगत कोण, इसलिए ये बराबर हैं, संगत कोण। ठीक, अब हमने क्या देखा कि जब कोण E के बराबर कोण Q है तथा कोण F के बराबर कोण R है तो त्रिभुज PEF तथा त्रिभुज PQR में दो कोण तो बराबर हैं। यानी PEF में देखो ये कोण जो है ये PQR में इस कोण के बराबर है, तथा इसमें देखो PEF में F जितना है उतना ही PQR में R है, तो ये कोण भी बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में, यानी इस बड़े त्रिभुज में और इस छोटे त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं। और यदि दो कोण बराबर हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यंगल यंगल समरूपता कसौटी से ऐसे त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः त्रिभुज, अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, यंगल यंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज PEF, त्रिभुज PEF समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। इसको हमने समरूप सिद्ध कर दिया।
अब यदि ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात हम आराम से निकाल सकते हैं, केवल लिखने के ढंग से ही पता चल जाएगा। हमने देखो कितने ढंग से लिखा है कि कोण P के बराबर कोण P है, दोनों में देखो कोण P कॉमन है, तो कोण P के स्थान पर 2 कोण P यहाँ पर लिख दिया है। फिर E के बराबर Q है, तो देखो E के बराबर Q है, हमने सिद्ध किया, उसी सीक्वेंस में तो लिखा है E के बराबर Q। और फिर कोण F जो है R के बराबर है, तो कोण F देखो R के बराबर है। बस ये सही सीक्वेंस में लिखा है, तो आराम से आप इसकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो PE बटे PQ बराबर होगा किसके? EF बटे में QR के। QR ये किस प्रकार से कोण को यहाँ पर देखा जाता है जब लिखा होता है कि समरूप है त्रिभुज या सर्वांगसम है, वो कैसे लिखा जाता है इनको, और कैसे इसमें भुजाओं का अनुपात देखा जाता है, लिखा जाता है, या कोणों को कैसे लिखा जाता है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसका बेसिक वीडियो देखिए, उसमें इसको बताया गया है अच्छे से, वहाँ से आप समझ लीजिए पहले। तो देखिए EF बटे QR बराबर है किसके हो जाएगा? PF, ठीक, PF बटे में PR के, ठीक। रीजन इसका क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसलिए ये बराबर हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ये इसका रीजन हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जहां जहां पर इसमें PE लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? वहां पर हम देखो PE के बराबर क्या है? AB, वहां पर हम AB लिख सकते हैं। जहां जहां पर उसमें PF लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बराबर है, हमने इस प्रकार से रचना ही की थी। तो जहां PE लिखा है वहां हमने लिख दिया AB बटे PQ बराबर EF का, तो यहाँ पर कुछ मान हमें मिला नहीं था तो उसको वैसे लिख देंगे EF बटे में QR बराबर जहाँ जहाँ पर PF लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं AC, तो हमने लिख दिया AC बटे में PR, ठीक। रीजन इसका रचना से, जहाँ जहाँ पर AC होगा वहाँ पर हम PF लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ पर PF होगा वहाँ पर हम AC लिख सकते हैं, तथा जहाँ जहाँ पर AB होगा वहाँ पर हम PE लिख सकते हैं। देखो हमने रचना इस प्रकार से की थी। तो ये हो गया रचना से। अब ये हो गया समीकरण नंबर, हमने मान लिया इसको 1, ठीक। शुरुआत में हमको दिया क्या गया था कि AB बटे PQ, तो लिख दीजिए AB बटे PQ बराबर किसके था? AC बटे PR के, AC बटे PR के, तथा ये बराबर था किसके? BC बटे QR के बराबर BC बटे QR के। इसका रीजन पहले से ही ये दिया है, ठीक, ये पहले से ही दिया गया है। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है। तो फिर अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। कैसे तुलना करेंगे? देखिए AB बटे PQ इसमें भी है समीकरण नंबर 1 में भी, और AB बटे PQ समीकरण नंबर 2 में भी है। AC बटे PR इसमें भी है, और AC बटे PR इसमें भी है। इसमें EF बटे QR है, और इसमें BC बटे QR है, जो कि इसमें भी EF बटे QR इसमें, BC बटे QR इसमें है। तो ये मैच नहीं कर रहा है ना, लेकिन ध्यान से देखिए AB बटे PQ के बराबर यहाँ पर EF बटे QR है, और AB बटे PQ के बराबर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है BC बटे QR, या आप इसको देख लो कि AC बटे PR के बराबर है EF बटे QR, और यहाँ पर AC बटे PR के बराबर है BC बटे QR, अर्थात ये दोनों भी बराबर हैं।
क्योंकि एक ही देखो यहाँ से एक राशि की ये दोनों बराबर है ना, एक ही AC बटे PR दोनों में कॉमन है, और इसके बराबर यहाँ पर ये है और इसी के बराबर यहाँ पर ये है, तो जाहिर सी बात है कि ये और ये भी बराबर हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर हमें क्या मिला कि EF बटे QR बराबर है किसके, BC बटे QR के। तो लिख देंगे BC बटे QR। अब ध्यान दीजिए QR हर में यहाँ पर भी है, इस पक्ष में भी, इस पक्ष में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, EF बराबर BC, EF बराबर BC, ये आ गया। तथा हमको पहले से ही देखिए हमने रचना इस प्रकार से की थी कि PE बराबर हो AB के, PE बराबर हो AB के। तो यहाँ पर देखो EF बराबर है BC के, यानी EF जो है ये किसके बराबर हो गया, BC के। ठीक, और पहले से हमने रचना ही इस प्रकार से की थी कि PE बराबर AB रहे। यहाँ पर लिख देंगे PE बराबर AB, रीजन इसका रचना से, तथा PF बराबर AC, तो PF बराबर AC, रीजन इसका रचना से, हमने रचना इस प्रकार से की थी और इसको तो अभी हमने सिद्ध ही किया कि EF बराबर BC। तो हम क्या देखते हैं कि जो EF है वो बराबर है किसके, BC के, यानी EF ये जो भुजा है ये बराबर है BC के, तथा PE बराबर AB हमने पहले खींचा ही था, ये भुजा जो है ये बराबर है इसके, तथा PF जो है ये बराबर है AC के, ये भुजा जो है ये इसके बराबर है। तो फिर हमने क्या देखा कि तीनों भुजाएं तो इन दोनों त्रिभुज की बराबर हो गई, त्रिभुज ABC एवं PEF में तीनों भुजाएं तो बराबर हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि तो साइड सर्वांग क्षमता नियम से, साइड सर्वांग क्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं समान हैं। तो कौन कौन से, ABC ऐसे लिखेंगे क्रम से, त्रिभुज ABC ये सर्वांगक्षम है किसके, त्रिभुज PEF के, त्रिभुज PEF के। ठीक, हमने इसको सर्वांगक्षम सिद्ध कर दिया, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के। ठीक, अब जब सर्वांगक्षम है, देखिए लिखने में गलती मत करना, हमने क्या लिखा, देखो संगत कोण, देखो सर्वांगक्षम त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा भी है, देखो A के बराबर है P, तो देखो A के बराबर है P, फिर देखो B के बराबर है E, तो B के बराबर है E, तथा C के बराबर है F, तो देखो C के बराबर है F, यानी बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखा है ना। देखो यहाँ से हमने शुरू किया ABC, तो इसी सीक्वेंस में लिखा PEF। ठीक, ऐसे लिखेंगे। अब ये लिख दिया हमने, तो फिर हम इनकी भुजाओं का रेशियो भी आराम से निकाल सकते हैं, या लिख सकते हैं, या कोणों को निकाल सकते हैं। चाहे हमें भुजाओं का रेशियो निकालना हो और चाहे कोणों को निकालना हो, दोनों हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है कोण निकालने की। तो जब ये सर्वांगक्षम सिद्ध हो गए तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो कोण ये जो है ये बराबर हुआ किसके, कोण P के, तथा कोण B बराबर हुआ किसके, कोण E के, और कोण C जो है ये बराबर हुआ किसके, कोण F के। ठीक है, परंतु अच्छा ये क्यों बराबर होंगे,
इसका रीजन देंगे। रीजन क्या देंगे? CPCT। CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग या संगत कोण होते हैं, चाहे संगत भुजाएं हो, इसलिए यहाँ पर पार्ट कह दिया जाता है उनको कॉमनली। ठीक है, ये क्या है? ये संगत कोण तो बराबर हैं, तो इसलिए चाहे संगत भुजाओं की बात की जाए और चाहे संगत कोण की बात की जाए, उनको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कह दिया जाता है। तो वही यहाँ पर लिख देंगे CPCT की जो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण चूंकि बराबर होते हैं ना, इस वजह से यहाँ पर कोण ये बराबर P के, B बराबर होगा E के और C बराबर F के। तो इन तीनों में रीजन वही देंगे CPCT। ठीक, यहाँ पर भी CPCT इसका रीजन CPCT। ठीक, परंतु अभी हमने सिद्ध क्या किया था कि कोण E बराबर होगा कुछ किसके? कोण Q के। कोण E बराबर होगा किसके? कोण Q के। इसका रीजन अभी तो ऊपर सिद्ध किया है ना, ये नीचे भले ही लिखा है लेकिन इसको इसके बाद में इसको लिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये ऊपर पड़ जाएगा जब हम लिखेंगे कॉपी में, तो लिख देंगे अभी ऊपर सिद्ध किया है, या ऊपर सिद्ध किया है लिख दीजिए, ऊपर सिद्ध किया है, तथा कोण F बराबर है कोण R के। कोण F बराबर है कोण R के। इसका भी रीजन यही कि ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर इसमें E लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? Q लिख सकते हैं। जहां जहां पर इसमें F लिखा है वहां पर हम R लिख सकते हैं। इसका मतलब यही तो हुआ। देखो, कोण E के बराबर है कोण Q और कोण E के बराबर ही है कोण B। इसका मतलब क्या? कि कोण B और कोण Q बराबर हैं। कोण F के बराबर है कोण R और कोण F के बराबर है C। तो इसका मतलब क्या है? कि C और R ये बराबर हैं। ठीक, तो E बराबर है Q, अर्थात जहां जहां पर इसमें E लिखा है वहां पर हम Q लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है, चाहे उसको लिखो चाहे इसको लिखो। ऐसे ही जहां जहां पर R लिखा है इसमें वहां पर हम जहां जहां पर F लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, चाहे इनको लिखें चाहे उनको लिखें। तो लिख देंगे अतः कोण ये बराबर कोण P। ठीक, इसका तो कुछ इसमें दिया नहीं गया था, हमने सिद्ध नहीं किया था, तो ये तो जो है वही रहेगा कि कोण ये बराबर कोण P। इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो, कोण B बराबर जहां जहां पर देखो, ये कोण B का मान कितना है? कोण E। तो जहां जहां पर E लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? Q लिख सकते हैं, तो यानी कोण Q। ऐसे ही कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण C बराबर है कोण F। जहां पर F है वहां हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा? कोण R। और यही हमको सिद्ध करना था। लिख देंगे इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए आप, हमको यही तो यहाँ पर सिद्ध करना था। देखो लिखा था कि कोण ये बराबर कोण P के है, कोण ये बराबर कोण P, तथा कोण B बराबर कोण Q। तो कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। तो कोण C बराबर कोण R, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को प्रूफ किया जाएगा।